वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक 11.2 है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में आपने सीख लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और इसकी प्रोपोगेशन जो होती है वो वेव की फॉर्म में होती है और वेव किस नेचर की है। तो साउंड की जो वेव हैं वो मैकेनिकल है नेचर में, यानी इनकी प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल मीडियम ज़रूरी है। अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो ये प्रोपोगेट नहीं करती। बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट था। और दूसरा, अगर मैकेनिकल वेव्स हैं साउंड की, तो मैकेनिकल की जो टू टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो उसमें से कौन सी टाइप से बिलोंग करती हैं। तो ये जो साउंड वेव्स हैं ये मैकेनिकल की टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि इसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनते हैं एयर की लेयर्स में। तो वो जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन है वो वेव की प्रोपोगेशन के पैरेलल ही मूव करते हैं, वाइब्रेशन होती है उनकी। तो इस वजह से ये उसकी जो टाइप हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव से बिलोंग करते हैं। अब जो आज का टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इसमें आप साउंड की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। एक आवाज़ की वो खसूसियत जिसमें हम एक ऊंची और एक नीची या मध्यम कह लें, लाउड ऊंची और फेंट मध्यम या नीची आवाज़, कम ऊंची आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं। ये करेक्टरिस्टिक जो है ये लाउडनेस कहलाती है। तो अगर हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो आपकी जो आवाज़ होगी वो नीची होगी, ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा है वो किसी पब्लिक गैदरिंग जो है उसको कोई मैसेज दे रहा है या उससे बात कर रहा है या टीचर लेक्चर दे रहा है या इमाम साहब मस्जिद में जो हैं वो खुतबा दे रहे हैं, तो उसकी जो आवाज़ होगी वो क्या होगी, लाउड होगी। तो दोस्त से जो बात की जा रही है, जो आपके साथ बैठा हुआ है, और एक खुतबा दिया जा रहा है, दोनों की आवाज़ों में जो फ़र्क है ये क्या कहलाता है, लाउडनेस कहलाता है। तो लाउडनेस जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आपने चैप्टर नंबर 10 में एम्पलीट्यूड सीखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो अपनी मीन पोजीशन से दूसरी पोजीशन एक्सट्रीम पर जाता है। तो ये जो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस है मैक्सिमम, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो लाउडनेस है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये जो है लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगी। तो इसकी एग्जांपल यूँ कंसीडर की जा सकती है कि वो आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करें, वो गिटार की जो वायर है उसको थोड़ा सा प्लग करके छोड़ें। तो जब आप उसको उसकी मीन पोजीशन से प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो वो जितना खींचेंगे वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो ज़्यादा खींच के छोड़ेंगे तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, थोड़ी सी खींच के छोड़ेंगे तो कम जो लाउड है वो यानी फेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो ये जो बैंड वाले हैं इनके पास जो ड्रम होता है उसकी जो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, डायाफ्राम, उसको अगर थोड़ा सा हिट करें, थोड़ी फोर्स के साथ हिट करें तो उसकी मेम्ब्रेन जो है वो लो एम्पलीट्यूड के साथ, स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है, तो लो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप उसको हार्डली हिट करें तो वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी, तो जो है वो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये जो लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन है ये डायरेक्ट रिलेशन है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। सेकंड जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया है, वाइब्रेट करने वाला जो एरिया है, ये अगर स्मॉल एरिया है तो लाउडनेस कम है, और अगर लार्ज एरिया है तो लाउडनेस ज़्यादा है। तो इसकी एग्जांपल के लिए भी वो ड्रम वाली एग्जांपल कंसीडर की जा सकती है। शादी ब्याह के मौका पर जो घरों में ढोलकी आपने देखी होगी, उसका जो एरिया है और जो बाहर बैंड के पास ड्रम होता है बड़ा, उसका जो सरफेस एरिया है, जो वाइब्रेटिंग एरिया है, उससे आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसका एरिया ज़्यादा है तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा है, और जिसका एरिया कम है उसकी लाउडनेस कम। थर्ड फैक्टर जो है उसमें डिस्टेंस जो है ये भी इफ़ेक्ट होता है लाउडनेस पे। तो एक बंदा जो है वो
ड्रम जो बजा रहा है उसके पास खड़ा है और एक बंदा 10 फुट के फासले पर खड़ा है, तो किसे ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा? सीधी सी बात है कि जो बंदा करीब खड़ा है उसके, तो उसको ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगा बनिस्बत इसके कि जो 10 फुट के फासले पर खड़ा है जो साउंड की सोर्स है उससे। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी लाउडनेस पर इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि डिस्टेंस और लाउडनेस का आपस में रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो ये डिस्टेंस किस चीज़ का है? ये जो सोर्स ऑफ साउंड है और लिसनर का। तो आपने सीखा कि ये जो लाउडनेस है ये जो एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाइब्रेटिंग एरिया के भी, जबकि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो करेक्टरिस्टिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और ये 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जैसे यहाँ पर डिस्कस किए। इसके अलावा ये साइड पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है साउंड वेव्स के बारे में ये भी देख लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इलस्ट्रेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ये ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था, जहाँ पर क्लोज हैं वो कंप्रेशन है, फिर रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, एयर की जो लेयर्स हैं, तो इसको डिफाइन किया हुआ है। कंप्रेशन आर द प्लेसेस वेयर द एयर प्रेशर इज slightly higher than the surrounding air pressure due to the high density of the air particle, while the rarefaction are the region corresponds to the low air pressure due to the low density of the air। तो जहाँ पर एयर की डेंसिटी सराउंडिंग के मुकाबले में हाई है वो कंप्रेशन है, और जहाँ पर लो है नॉर्मल केस के लिहाज से वो है रेयरफेक्शन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, तो आप ये इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी क्विज़ है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। इलेक्ट्रिक बेल के अंदर एक मेटेलिक कप या बाउल कह लें, उसके ऊपर हैमर स्ट्राइक करता है तो वो वाइब्रेट करता है, तो उसका जो वाइब्रेटिंग पार्ट है वो मेटेलिक कप है या बाउल। उसके बाद है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के सामने एक वो जो मेम्ब्रेन होती है उसको डायाफ्राम बोलते हैं, तो वो वाइब्रेट करती है। इसके अलावा ये जो पियानो है इसके अंदर रेजिस्टेंसेस होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो है वो वाइब्रेशन है। वो वायलिन जो है इसके अंदर वायर्स होती हैं, तो वायर जो जैसे गिटार के ऊपर होती हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं। फ्लूट जो है ये बांसुरी लकड़ी का एक होलो पीस कह लें, एक साइड से बंद होता है और उसमें मुख्तलिफ सुराख होते हैं। इसके अंदर जो एयर होती है वो जो है एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सेल्फ असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द स्कूल बेल, तो ये मैंने भी और इसका आंसर किया है। तो सेकंड है व्हाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट में पीछे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि इनकी साउंड की प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम ज़रूरी है, वरना ये प्रोपगेट नहीं करती, तो इस वजह से इनको मैकेनिकल कहा जाता है। और तीसरा भी इसी से रेलिवेंट है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड produced by your friend, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, तो ये इसका है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी इंफॉर्मेशन है कि वो जो आपने देखा होगा कुछ सिंगर हैं वो जब गाते हैं तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी और लाउड टोन के साथ वो जो ग्लास वगैरह हैं वो टूट जाते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके अलावा ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्हाट इज़ इसका शॉर्ट का जो साइलेंट विसल। तो ये जो कुछ लोग हैं वो अपने ना पेट्स को जैसे वो डॉग्स हैं उनको बुलाने के लिए एक विसल यूज़ करते हैं जिसकी आवाज़ ह्यूमन के लिए तो वो जो विसल है वो साइलेंट है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है 20,000 हर्ट्ज़ से 25,000 हर्ट्ज़ तक, जबकि ह्यूमन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक है, तो ये इससे ज़्यादा है 20,000 हर्ट्ज़ वो जो विसल है इसकी। तो इस वजह से इस पर जो है फ्रीक्वेंसी वाले साउंड पर ह्यूमन जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट नहीं करता, तो ये विसल हमारे लिए साइलेंट है। जबकि डॉग्स वगैरह जो हैं, जो पेट्स हैं, कैट्स, इनकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ह्यूमन से ज़्यादा होती है, तो वो इस आवाज़ को सुन लेते हैं।